अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, जिनके ऊपर रेफरेंस भी चल रहा था जुडिशल कमीशन में। और आज एजाजुल एहसन साहब ने, जो कि आइंदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के बाद उनको चीफ जस्टिस बनना था अक्टूबर 2024 में, उन्होंने भी आज इस्तीफ़ा दे दिया। और मुख्तलिफ किस्म की बातें भी सुनने को मिल रही हैं। उनका ये कुछ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट का ख्याल है, और जो बहुत गहरी नज़र रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर, उनका ख्याल था कि शायद जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के हवाले से भी कोई रेफरेंस आ रहा था जुडिशल कमीशन में, और उनको पता लग गया। और अभी 2 दिन पहले उन्होंने इस बात पर भी एतराज़ किया था, जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के साहब के हवाले से जुडिशल कमीशन में मामला चल रहे थे। अब आज जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि आई हैव had the honor and privilege of serving as a judge of the Lahore High Court, the Chief Justice of the Lahore High Court, and a judge of the Supreme Court of Pakistan. However, I no longer wish to continue as a judge of the Supreme Court of Pakistan. Therefore, I, Justice Ejazul Ahsan, resign as a judge of the Supreme Court of Pakistan in terms of Article 206(1) of the Constitution with immediate effect. अब कहने वाले कह रहे हैं कि जी पहले ही मुल्क में सियासी बहरान था, मुआशी बहरान भी है, मुश्किलात भी हैं, लेकिन अब अदालत में भी, आला अदलिया में अगर इस किस्म के रेजिग्नेशंस आना शुरू हों तो परेशानी बनती है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे पहले सेगमेंट में ज्वाइन किया है याहिया फरीद साहब, सीनियर लॉयर हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं तमाम लीगल मामलात पर, और हसन रज़ा पाशा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। याहिया फरीद साहब, आपको क्या लगता है, बज़ाहिर क्या है दिस इज एन ऑनरेबल डिसीजन बाय जस्टिस एजाजुल एहसन साहब? ज़मीर साहब, ऑनरेबल डिसीजन तो दूर की बात है, ये एक पाकिस्तान के जुडिशल हिस्ट्री में और सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में एक स्याह दिन है। आज एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है जो शायद पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए कल एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, और बहुत सवालात उठ जाते हैं जो आज जस्टिस एजाजुल एहसन ने रेजिग्नेशन दी है। देखें, इसके बहुत से पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि क्या अगर आपको आपका डिसेंटिंग नोट अगर तो मेजॉरिटी व्यू में नहीं आता, तो क्या आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाती है कि आप रेजिग्नेशन दे दें? इस तरीके से तो बड़ा आसान हो गया। आपका एक मैसेज चला गया है कि अगर कोई भी बेंच बैठेगा और बेंच में कोई भी जज को अपना व्यू पॉइंट जो है वो मेजॉरिटी में नजर नहीं आएगा, तो फिर तो आप अगले दिन रेजिग्नेशन दे के घर चले जाएंगे। तो ये तो सारा जो जुरिस्प्रूडेंस है, जिसके ऊपर जुडिशल ये जो जजेस तैनात होते हैं, जिसके ऊपर जुडिशरी हमारा काम करती है, ये तो नलिफाई हो गई। कि लगता ये है कि जब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, आपके हक में फैसले होते थे, आप उन फैसलों के साथ एग्री करते थे, तो आप खुश थे। लेकिन आज आपको एक ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिल गया है जो शायद सही सवाल उठा रहा है, जो एक्चुअली में लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाह रहा है, तो आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। और आपने कहा कि बजाय कि हम आई फेस द वाटर, मैं रेजिग्नेशन दे देता हूं। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि दिस वाज कमिंग, ये बात मालूम हमें होना चाहिए थी कि ये होने वाला था, बिकॉज बेंच के अंदर एक डिवीजन क्रिएट हुई हुई थी, और वो डिवीजन नजर आती थी कि पॉलिटिकल लैंडस्केप को देख के डिवीजन हुई हुई है कि कुछ जजेस जो हैं वो किसी पार्टी के साथ और शायद कुछ जजेस किसी और पार्टी के साथ। और आज हमें वो नजर आ गया कि एक दिन जो है वो एक जज साहब रिजाइन देते हैं जिनके खिलाफ जो है मुकदमा इतना सीरियस नेचर का था, अगले दिन उनकी जिरा होनी थी, फ्रंट मैन की एग्जामिनेशन थी, उन्होंने कहा कि चलो बेहतर है कि एक दिन पहले ही निकल जाते हैं यहाँ से, और अगले दिन जो उनके सपोर्टर जज थे उन्होंने कहा हम भी निकल जाते हैं। तो देखे बहुत से सवालात उठ जाते हैं। सिर्फ मैं लीगल की बात नहीं कर रहा, देखे लीगली स्पीकिंग तो ये जो पेंडोरा बॉक्स खुल गए, ये आप शायद संभाल नहीं पाएंगे, बिकॉज इस तरीके से तो जो मात है, जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो बेंचेस हैं, वो तो कल फिर यही आपको तमाशा नजर आएगा कि आज मेरा व्यू पॉइंट अच्छा नहीं लगा बेंच को, तो मैं पे घर चला जाता हूं। और दूसरी बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने कहा कि इसमें बहुत से एविडेंस था कि शायद कोई रेफरेंस फाइल हो रहा था, और शायद ऐसे जस्टिस एजाजुल एहसन को शायद पसंद नहीं आ रहा था जो फ्यूचर नजर आ रहा था उनको, तो उन्होंने शायद एक एक्सक्यूज कर लिया है अब कि शायद कुछ मुश्किलात आगे नजर आ रही हो। और इससे नजर आता है कि हमारी बिल्कुल सही, हसन रजा पाशा साहब भी हमारे साथ
बिल्कुल। याया फरीद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। हसन रजा पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा पाशा साहब, एक बहस और भी अब निकली हुई है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने रिज़ाइन तो कर दिया, लेकिन जो रेफरेंस है उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाना ज़रूरी है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स हो सकें कि वाकई मतलब लार्जली ये क्वेश्चन है कि जो अदलिया के ऊपर अगर कोई उंगली उठी है तो उसका कम अज़ कम उसको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये पूरी अदलिया नहीं, ये एक शख्स था या ये शख्स था। इसलिए और अब ये जो आज जो रेजिग्नेशन आया है, आप वो पहले भी इसकी मुखालफत कर रहे थे, जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था, तो आपको क्या लगता है कि ये आने वाले दिनों में कोई और मतलब कोई ये डिवीजन जिनकी याया फरीद साहब ने जिस तरफ इशारा किया, ये है मौजूद है अभी भी, और भी मजीद कोई लोग हैं जो उस कैंप के थे, जो अगर कैंप हैं तो? देखें ज़मीर हैदर साहब, जजेस के अंदर ग्रुपिंग तो बहरहाल 4-5 साल से एक वाजे थी और पिछले साल 1.5 साल में सही खुल के सामने आ गई। और आपने देखा कि चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने से पहले काजी फाइज़ साहब को किस तरह साइड लाइन किया गया। आज पता चला कि वो और उनके साथी सरदार तारक मसूद साहब कितनी स्ट्रॉन्ग नर्व्स के थे कि उनको जिस तरीके से अहम बेंचेस से डिलिबरेटली इलादा रखा गया, उसके बावजूद उन्होंने अपना मनसब संभाले रखा और वो इंसाफ देते रहे। बहरहाल ये भी आपको पता है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ 6 रेफरेंसेस पाकिस्तान बार कौंसिल और बाकी सूबाई बार कौंसिल्स ने दाखिल किए थे। और 21 फरवरी को मुझे याद है पिछले साल हमने मीटिंग बुलाई थी जब इनकी ऑडियो लीक हुई थी 4-5 और सारी इंटरकनेक्टेड थी, और हमने तमाम प्रोविंशियल बार कौंसिल्स को पाकिस्तान बार कौंसिल में बुलाया और वहाँ पे हमने फैसला किया कि 6 रेफरेंसेस फाइल करेंगे। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा बार कौंसिल्स ने किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर तरीन जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल किए। इससे पहले कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। सही। पहले जब भी रेफरेंस हुए तो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन उस जज के साथ रही। और आपके पास ये मिसाल मौजूद है काजी फाइज़ साहब वाली, इफ्तिखार चौधरी साहब वाली या शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाली। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि आज डेट फिक्स थी मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, एविडेंस हमने पेश की हुई थी, नाम हमने गवाहान के दिए हुए थे। उन्होंने कल शोकाज नोटिस का रिप्लाई किया, उसको पब्लिश कराया, मीडिया पे दिया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा लिख दिया। अगर उनका इतना ही स्टैंस मजबूत था और वो एलिगेशंस को समझते थे कि वो गलत है, जैसा कि उन्होंने जवाब में लिखा, तो फिर उनको फेस करना चाहिए था और वो अनडू करते, लेकिन वो नहीं कर सके और उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। और कल ही जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने इख्तिलाफी नोट लिखा कि इनको मुनासिब मौका नहीं दिया जा रहा, जल्दबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। और देखिए जब रेफरेंस फाइल हुआ तो उस वक्त जस्टिस उमर अताब बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। सही। उन्होंने 3 महीने क्यों रेफरेंस को दबाए रखा, अपनी मौजूदगी में क्यों नहीं फिक्स किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। फिर जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने ओहदा संभालने के बाद उसको टेक अप किया, फिर नोटिस दिए, आप आए, फिर एलिगेशंस लगे, वो भी आप इनकॉर्पोरेट करके उन्होंने शोकाज नोटिस दिया, आपको मौका दिया कि आप जवाब दें। आज जवाब आ गया और आपने इस्तीफा दे दिया। ये सिर्फ इस वजह से था, उनको पता चल गया था कि इतने सॉलिड किस्म के उनके खिलाफ इल्जामात हैं जो कि साबित हो जाने हैं, और अगर वो साबित हो जाते तो आर्टिकल 209 सब क्लास 6 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके खिलाफ रिपोर्ट भेज दी थी सदर मुमलिकत को और वो रिमूव फ्रॉम सर्विस हो जाते। लेकिन हसन रजा पाशा साहब, इजाजुल हसन साहब को क्या फियर था, जस्टिस इजाजुल हसन साहब को? मतलब ये तो चले उन्होंने एक डाइसेंटिंग नोट दिया कि इन हेस्ट हो रहा है जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब का मामला जुडिशल कमीशन में, लेकिन उनको क्या फियर हो सकता था? वो मतलब वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस थे वो। जी, ये बहुत अहम फैसला उन्होंने किया, बिल्कुल बहुत सोच विचार करके किया होगा, क्योंकि
24 अक्टूबर को जब जस्टिस काजी फाइज साहब ने रिटायर होना था तो उसके बाद उन्होंने ये मनसब संभालना था, लेकिन कुछ ऐसी गॉसिप्स हो रही थी इस्लामाबाद में और कुछ हमारे कानों तक भी पहुंची कि शायद कोई रेफरेंस इनके खिलाफ आ रहा है, लेकिन कोई ऑथेंटिक बात नहीं थी, इसलिए हमने उस पर कोई इतना वो उसको गौर नहीं किया। लेकिन आज जब भी उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर लगा कि शायद अपने खिलाफ रेफरेंस को अवॉइड करने के लिए और जो आज की प्रोसीडिंग है जुडिशियल काउंसिल की कि उन्होंने इस्तीफे के बावजूद मामलात को आगे बढ़ाया, प्रोसीडिंग्स आगे चलाई और मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की बात की गई कि अगर इल्जामात सही साबित होते हैं तो फिर रिमूवल फ्रॉम सर्विस होगा और रिमूवल फ्रॉम सर्विस होने की वजह से वो पेंशनरी बेनिफिट से महरूम होंगे और इसके अलावा जो बाकी प्रिविलेजेस उनसे भी महरूम होंगे, तो शायद उससे अवॉइड करने के लिए इन्होंने ये वेल बिफोर टाइम दे दी। लेकिन मेरी समझ में लेकिन या फरीद साहब मुझे एक बात बताएं कि अगर इफ देयर वाज एनी रेफरेंस अंडर कंसिडरेशन अगेंस्ट जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और अब वो रिजाइन कर चुके हुए हैं और अगर वो तैयार है और उसमें कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज्यादा एविडेंस है और वो बहुत सॉलिड रेफरेंस बन सकता था उनके खिलाफ, तो वो फिर भी आएगा? मतलब अगेन रेट्रोस्पेक्टिव डेट से क्या उनको भी रिमूव किया जा सकता है? जिस तरह अगर आज जो कमेंट्स आए हैं उसमें ये कि लॉजिकल एंड तक पहुंचाना चाहिए। देखिए, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं हसन साहब की बात से एग्री भी करता हूं और मैं इसमें ऐड ऑन भी करना चाहता हूं कि देखें, ये सवालात अब सीरियस हो चुके हुए हैं कि क्या हम जुडिशरी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वहां पे कैंपिंग कर कर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के हक में फैसले दें और अगर वो हक में फैसले चीफ जस्टिस साहब ना दे रहे हो तो फिर ये रेजिग्नेशन देना शुरू कर दें। तो ये फैसले आज सारे वकला को और सारी जुडिशरी को पूछने चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट में कैंपिंग होती है तो कैंप्स क्यों बनाए जाते हैं? क्या टैक्स का पैसा 15-15 लाख इसलिए दी जाती है? आई एम टॉकिंग अबाउट अ रेफरेंस, नहीं फैसलों की बात नहीं कर रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट अ रेफरेंस कि रेफरेंस अगर आ रहा होता तो उनको अगर हो गया तो वो क्या एंटरटेन होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह देखना चाहिए अगर तो कोई कंप्लेंट्स इनके खिलाफ पेंडिंग थी। देखिए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ ही प्रोसीड कर सकता है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डर है कि अगर तो कोई जज जो है वो हाजिर सर्विस नहीं है तो नैब और जो दीगर इंस्टीट्यूशंस है वो तो इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अगर तो कोई रेफरेंस था तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफर करना चाहिए नैब को और नैब को भरपूर अंदाजे से नैब को चाहिए कि बिल्कुल सही। बिल्कुल हसन रजा पाशा साहब, क्विकली 30 सेकंड्स। हसन रजा पाशा साहब 30 सेकंड सर, आप भी इसमें ऐड कर दें। जी बिल्कुल, आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस फाइल हो सकता है, चाहे वो इस्तीफा दे दें या वो रिटायर हो जाएं। और दूसरी बात बड़ी अहम है कि 209 में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि रिटायरमेंट होने के बाद वो जो प्रोसीडिंग है वो खत्म हो जाएंगी। आर्टिकल सब क्लास 5 ऑफ 209 वो है 6 में ये है कि जब आप प्रोसीडिंग शुरू करते हैं तो फिर आपने रिपोर्ट सदर मुमलिकत को देनी है। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि इस्तीफा देने की सूरत में आप या मतलब प्रोसीडिंग्स रोक दें जुडिशियल कमीशन की रेफरेंस के ऊपर। सही, और इसी एनालॉजी पे आज इन्होंने प्रोसीडिंग जारी रखी है। सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब और याहिया फरीद साहब। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे चौधरी दानियाल अजीज साहब, सीनियर सियासी रहनुमा, एक्स PMLN, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जुल्करनैन हैदर, जर्नलिस्ट एनालिस्ट। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है जुल्करनैन ताहिर, जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और बड़ी इनसाइट खबरें रखते हैं सियासी जमातों के अंदर। और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी दानियाल अजीज साहब, सीनियर सियासतदान। आज हम इनको PMLN के रहनुमा नहीं कहेंगे क्योंकि इन्होंने फैसला कर लिया है कि ये अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी साहब, आगाज आपसे करूंगा, लेकिन पहले एक आध कमेंट। आज दूसरा दिन दूसरा जज
सुप्रीम कोर्ट का रिटायर, उन्होंने अपनी मतलब रिजाइन कर दिया, सॉरी रिटायर नहीं। तो ये सब ये पहले सियासी बहरान तो चल ही रहा है, वो तो एक सिलसिला चल रहा है, फिर मौशी बहरान है ही है जिसकी तरफ आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलवाई, और अब अदालती बहरान, 2 जजेस, सीनियर मोस्ट जज जो कि अब अक्टूबर 2024 में इनको चीफ जस्टिस बनना था, वो भी रिजाइन कर गए। आपको क्या लगता है कि ये कहां पे जा रहे हैं पाकिस्तान के हालात? बस जी, ये जुडिशरी के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जब ये पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में शामिल हो जाते हैं तो फिर मामलात जो है वो इस नैज पे आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि माजी की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसमें तो बिल्कुल आपस में बट के रह गई थी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए किसी भी इदारे को। तो जब लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे बात आ जाती है, जब आप ये सुओ मोटो केस का मिसयूज करना शुरू कर दें और फिर ये इस तरह की चीजें करें, तो फिर ये एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं। तो साहब, आपने बड़ी लंबी जंग लड़ी थी जब आपको नाअहल कर दिया था, और आपने बड़ी मतलब एक लंबी और सुप्रीम कोर्ट में और डिफरेंट केसेस में आप PMLN की बहुत ज़्यादा मावनत भी करते रहे, लॉयर्स को भी समझाते रहे, पढ़ाते रहे, बहुत सारी चीज़ें समझाते रहे। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो डिवीज़न अब विजिबल हो चुकी हुई है, इससे अभी आने वाले दिनों में कोई और मतलब ज़्यादा अदालती बहरान बनेगा? क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। कल भी एक लगा हुआ है बल्ले के निशान के ऊपर, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त, पहले रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगाया, उसके बाद आप दोबारा एंटरटेन कर ली है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस बेंच को हेड करेंगे और वो सुनेंगे। तो ये आपको क्या लगता है कि ये मामला फिर कैसे चलेंगे? फिर लोग किस तरह ट्रस्ट करेंगे कि अगर विद इन जुडिशरी इतनी डिवीज़न होगी? ये जो आप देख रहे हैं जी सूरत हाल आजकल जुडिशरी में जो चल रही है, ये तो माजी की गलतियों की बाकियात का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि इसके जरिए से जो अदलिया है वो ज़्यादा मुस्बत और ज़्यादा मुस्तहकम बनती हुई नज़र आ रही है, ना कि इसका उलट। क्योंकि ये चंद वो लोग हैं जिन्होंने माजी में एक बहुत कंट्रोवर्शियल रोल्स प्ले किए हैं, और मेरे ख्याल में जो आजकल की जुडिशरी है, जब ये प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल अडॉप्ट कर लिया उन्होंने और पार्लियामेंट को तरजीह देनी शुरू की है, तो फिर वो जो एक दूसरी राय रखते थे या और कामों में मुलव्वस रहे हैं, उनके लिए फिर जब जगह तंग होती है तो फिर इस तरह की हरकत सामने आती है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये एक खुशाइन बात है, ना कि इसको एक बुरान की तरफ देखना चाहिए। ये हम हल की तरफ जा रहे हैं। सही, चलें, बिल्कुल सही। अब जरा आ जाते हैं सियासत की तरफ। बहुत बड़ा डिसीजन लिया है आपने, इतना लंबा अरसा एक सियासी जमात के साथ वाबस्तगी, उसके लिए नाअहली भी बर्दाश्त की और लड़ते भी रहे, केस भी लड़ते रहे, और लेकिन अभी क्या बड़ी वजह आपको क्या लगती है, क्या रीज़न हो सकती है? इट्स ओनली एहसन इकबाल सन, या इसके अलावा भी कोई और रीज़न है? क्योंकि लीडरशिप तो किसी एक बंदे के ऊपर तो नहीं डिपेंड करती, वो तो देखती है कि उस बंदे ने कितना कंट्रीब्यूट किया, क्या क्या करता रहा, कितनी इनपुट दे सकता है आने वाले दिनों में। इसमें जी जो मैं समझता हूँ कि जो मैंने एक इशू उजागर किया था महंगाई के हवाले से, वो कुछ लोगों पे नागुज़ीर गुजरा, और इसके ऊपर जब आप मिक्स कर लें इस बात को कि जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल सियासतदान हैं, जो जिनके ऊपर कोई ऐसा दबा नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान में कारकर्दगी करके दिखाई है, जैसे शायद आपको मालूम हो या नहीं, लेकिन मैं शायद वाहिद सियासी आदमी जिसको सियासत की और गवर्नेंस को पाकिस्तान में इम्प्रूव करने के लिए तमगा इम्तियाज मिला था। आई रिमेंबर, बिल्कुल, NRB हेड किया था आपने जी। अगर आप मेरी साइटेशन पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मैंने जो शब और रोज दिन रात मेहनत की थी, जिसके में एक नया फाइनेंशियल निज़ाम पाकिस्तान के सूबों को दिया, जिसमें प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन इंट्रोड्यूस किए, जो एक नया सियासी निज़ाम इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में मुकामी हुकूमतों के हवाले से, जो पुलिस ऑर्डर में मेरा किरदार रहा है, उसको नए पुलिस निज़ाम को मुतारफ़ कराने में, इन चीज़ों का मुझे पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज से नवाजा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जब इस तरह के सियासतदान सामने आते हैं जो रवायती सियासत करने के आदी हैं, तो उनका ज़्यादा रिलायंस जो है वो इंतज़ामिया पे होता है, उनके फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और उन्हीं से वो टेक्निकल चीज़ें लेते हैं। तो जिसके पास सियासत भी हो और टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज भी हो बाकायदा चीज़ों को बेहतर करने के लिए, तो ये बहुत सारे जो अपने आप को बड़े ओहदों पे बैठाए हुए पुराने सियासतदान हैं, वो थ्रेटन हो जाते हैं, उनको खतरा पड़ जाता है।
तो मेरे जैसे लोगों को तो फिर आपको पता है कुचलना जो है बड़ा आसान होता है, क्योंकि सारे मिलके कहते हैं कि यार ये तो कल को हमारी प्रोफेशनलिज्म को भी क्वेश्चन करेगा, कल को ये नए हल देगा पाकिस्तान के मसाइल को, तो इसके पास तो वोट बैंक भी है, ये इलेक्ट भी हो जाता है। तो मुझे खतरे की नज़र से लोग देखते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो जमघट है, जिसके नतीजे में एक स्पीयरहेड करके एक शख्स ने ये सारा कुछ करवाया है, मुझे ज़्यादा वो चीज़ नज़र आती है। और ख़ास तौर पे ये जो एक बहुत ही मेरे दिल के करीब और अवाम का नंबर 1 इशू है आजकल, महंगाई का, इसके ऊपर कोई भी जमात बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें अभी बिलावल भुट्टो साहब ने 10 नुकाती एजेंडा आपने दिया है, उसमें महंगाई का जिक्र ही नहीं है। और इसी तरह से मुझे उम्मीद है प्रॉब्ली जो अभी मैंने देखा है एक नई जमात बनी है खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने भी इस चीज को छूने से भी मुनासिब नहीं समझा, जबकि नंबर 1 इशू ये है। तो फिर जब लोग कहते हैं कि जी बेरा रवैया और सियासी गहमा गहमी नहीं है, लोग मुलव्वस नहीं है, तो फिर जब लोगों को उनका जो मेन मर्ज है उसका कोई हल नहीं नजर आएगा, कोई उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर जाहिर बात है उनका इंटरेस्ट लेवल तो कम हो जाएगा। लेकिन मैंने तो एक चीज की निशानदेही की है। मैं समझता हूं कि जो महंगाई है ये सबसे जहरीला जहर है सियासत के लिए, और मैं समझता हूं कि जो भी जमात इसको अपने जमात के अंदर इसके अपने निज़ाम की और जो लोग जिम्मेदार थे उनकी ठीक ठीक अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगी और पाकिस्तान के लिए एक पुख्ता, वाज़े और मानने वाला Choice of correct me if I'm wrong. मेरा जुमला मुकम्मल होने दे। नहीं बनाएगी तो वोटर जो है वो तो बहा के ले जाएंगे ऐसों को। और ये जो नोटिस मैंने दिया था, अवाम का नोटिस अपने जमात को, जो लोग जिम्मेदार रहे हैं इसके और जो बयानिया बनाने में कासिर थे, शायद आपको ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल करने का जिम्मेदार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन ये लोग जो है बताते रहे कि ये सूबों की जिम्मेदारी है। ये सरासर झूठ है। सही। और अगर सूबों की जिम्मेदारी है तो फिर बताएं मुझे कि स्टेट बैंक का सूबों के साथ किस कानून के तहत राब्ता है, किस शिक के तहत राब्ता है। उनके पास तो फॉरेन एक्सचेंज है, उनके पास इंटरेस्ट रेट है, उनके पास मनी सप्लाई है, उनके पास तो इस किस्म के टूल्स हैं उनके दराज में। तो अगर इनके जरिए से महंगाई को कंट्रोल करना है तो फिर सूबों की जिम्मेदारी आप क्यों देते हैं? इसका मतलब यह है कि पीछे से स्टेट बैंक जो है वो चंद लोगों को नवाजने के लिए अपनी पॉलिसी मुरतब करती है, और जब वो उसका खमियाजा बाजार तक आता है भुगतने वाला जो महंगाई का है, उसमें आप जाके रेडी वाले को गिरफ्तार कर लेते हैं मजिस्ट्रेट साहब, या फिर आप करियाना वाले को गिरफ्तार कर लेते हैं या कसाब को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तो सरासर ज्यादती है। सही। उनके साथ भी। और बिल्कुल वेरी राइट। जो बात समझने वाली, सही, बिल्कुल जो समझने वाली बात है, मेरी हर सुनने प्लीज जी, जो समझने वाली बात है वो ये है कि महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है। और अगर की जाती है तो फिर आप ये यकीन रखें कि उससे कोई ना कोई मुस्तफीद हो रहा है। अब जिन लोगों की बैंकारी निजाम तक रसाई थी इमरान खान साहब की हुकूमत में, उन्होंने तो मजे लूटे हैं। सही। उसके बदले में गरीब अवाम को तो महंगाई मिली है सिर्फ। बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो अगर डिवैल्यू करता है तो वो डिवैल्यूएशन का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन पर होता है, फिर इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट भी आता है। यकीनन आपने राइट पॉइंट आउट किया था। इस पर मजीद भी बात करते हैं। जुल्करनैन ताहिर, दानियाल अजीज जैसे और भी लोग हैं जिनकी दिल आज़ारी हुई है, जो इस वक्त शायद आज़ाद, एक और भी हैं, कोई बलोच साहिबा, आयशा रजब बलोच साहिबा, वो भी आज़ाद लड़ रही हैं। ये क्या PMLN को क्या जो ज़बरदस्ती करवाई गई है, एक कुछ और वो रीज़न्स थी, स्पेस कम थी? और दानियाल अजीज साहब का जो पॉइंट है कि एक बंदा था जिसकी वजह से उनको टिकट नहीं मिला, आपको क्या है? क्योंकि आपकी बड़ी इनसाइड रिपोर्ट्स आती रही हैं PMLN के अंदर, जितनी ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग्स होती रही हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू ज़मीर साहब। मैं इस पे बताता हूं और शायद इसको एग्री करेंगे समहाउ दानियाल साहब भी। मेरा पार्टी इनके जो फॉर्मर इनके कुलीग्स अब बन गए, उनसे बात होती रही है कि जी दानियाल अजीज साहब का इशू क्या था। कहते जी उनका इशू या जुर्म ये था कि उन्होंने एक तरह का माइट को चैलेंज कर दिया था। जो पार्टीज के अंदर हम देखते हैं कि जमहूरियत नहीं है, ये बिल्कुल उसकी एग्जाम्पल है। एहसन इकबाल को पिन पॉइंट किया, मरियम औरंगजेब को, कि जी वो मीडिया पॉलिसी अच्छी नहीं बना सकी, काउंटर नहीं कर सकी PTI के नैरेटिव को, और सिमिलरली महंगाई के हवाले से उन्होंने एहसन इकबाल साहब को टारगेट किया। तो कहा जी कि पार्टी ने इसको लिया है कि ये इनडायरेक्टली
पार्टी लीडरशिप के ऊपर तनकीद है और ये तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती और हम इस चीज़ को स्पेयर नहीं करेंगे। तो उन्होंने इनकी एग्जाम्पल बनाई, शुरू में इंप्रेशन बिल्कुल दिया कि हम इनको टिकट दे देंगे, और जिनके लिए ये चाहते हैं, अवैस कासिम था नामी शख्स था जिनके लिए प्रोविंशियल असेंबली की ये बात कर रहे थे, जो कि पार्टी के अंदर बातें चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि वो दैट्स नॉट एन इश्यू, इनको शायद टिकट मिल जाए कि जी ठीक है। लेकिन बाद में अब आपके सामने वेरी मच क्लियर कि इनको टिकट नहीं दिया, और इनका जुर्म वो यही कहते हैं कि इनडायरेक्टली आपने पार्टी को क्रिटिसाइज किया है। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। अगर ये रविश एक्सेप्ट कर ली तो ये फिर आइंदा भी चलती रहेगी कि जो मुंह उठ के पार्टी लीडरशिप को टारगेट करे उसको आप ओब्लाइज भी करें, टिकट भी दें, तो ऐसा नहीं होगा। तो आई थिंक ये इनका जुर्म है इस टिकट ना मिलने के हवाले से। और बाकी जो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, नाराज भी हैं कुछ। जी देखें बाकी का मैं तो पूरी आपको स्टोरी बताता हूं। उसमें कम से कम 9 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें इन्होंने पीटीआई के डिजर्टर्स जो थे, जो पीटीआई छोड़ के जिन्होंने नून लीग को ज्वाइन किया है, स्पेशली साउथ पंजाब में, इन्होंने उनको टिकट अवार्ड किया है। एक 2-4 के अगर मैं नाम भी क्विकली आपको बताता चलूं, लाइक अगर हम मुजफ्फरगढ़ की बात कर लें तो बासित बुखारी को टिकट दिया है, मुजफ्फरगढ़ से ही इन्होंने आमिर गोपांग को दिया है। सिमिलरली हम बात कर ले लैया से तो अमजद खलेरा को, खेरा या खलेरा है जी, इनको टिकट दिया है। और आगे चल के जो है कम से कम एटलीस्ट 9 लोग हैं जिनको इन्होंने टिकट अवार्ड किया एट द कास्ट ऑफ देयर ओन वर्कर्स, देयर ओन लॉयलिस्ट। तो उनमें अच्छी खासी डिसअपॉइंटमेंट है। उनमें से कोई लड़ते हैं, नहीं लड़ते, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त किस्म की हार्ट बर्निंग हुई है कि जी आपको कह रहे हैं उधर वो पीटीआई के मजे भी लूटते रहे, उन्होंने शिप जंप किया, इधर आ गए बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, तो आप उनको नेशनल असेंबली के टिकट अवार्ड कर रहे हैं, तो और वर्कर्स को आप हमेशा इग्नोर करते हैं। तो ये तो हम देखते हैं, जैसे पावर पॉलिटिक्स में ये चीज चलती है, इलेक्टेबल्स को रूल आउट नहीं किया जा सकता। और जब भी इलेक्शन टाइम आता है उससे पहले ये सभी बातें कर रहे होते हैं कि हम वर्कर्स को इग्नोर नहीं करेंगे, लॉयलिस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर इस पर मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि इट्स नॉट ओनली जो दानियाल अजीज साहब ने जिस चीजों की तरफ निशानदेही की, वो 16 महीने की परफॉर्मेंस भी थी पीडीएम और पीटीआई पीपल्स पार्टी का अलायंस की हुकूमत, और जिसमें शायद वो सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डालते रहे। लेकिन दानियाल साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी डालनी चाहिए, और दूसरा कि क्या कोई एक ऐसा लीडर भी तो हो सकता है, क्योंकि पीएमएलएन के अंदर डिवीजन, लीडरशिप के अंदर डिवीजन की भी बातें आ रही हैं, तो शायद कोई एक साइड दानियाल अजीज साहब की भी साइड ले रही थी। इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दानियाल अजीज साहब, एक चीज जो जब इन्होंने हुकूमत ली तो उन्होंने कहा हमने अपनी सियासत कुर्बान की रियासत बचाने के लिए, और फिर 16 महीने की कारकर्दगी हमारे सामने है, और उसमें जो सबसे बड़ा इशू इस 16 महीने में सामने आया वो आपने पॉइंट आउट किया कि और वही सबसे बड़ा इशू है, और किसी भी सियासतदान के लिए वो इट शुड बी ए नाइटमेयर। एक तो वो बता दें कि क्या ये नैरेटिव सही था वो 16 महीने का कि जी हमने सियासत कुर्बान की रियासत बचाने के लिए और महंगाई पर काबू नहीं पा सके, और अभी भी उसका एक तसलसल जारी है। और दूसरी जो है कि वो ये कहा यह जा रहा है कि शायद कोई सॉफ्ट कॉर्नर टॉप लीडरशिप में आपकी तरफ भी था, लेकिन कोई ग्रुप्स बने हुए हैं जिसकी वजह से आप विक्टिमाइज हो गए, पीएमएलएन की टिकट आपको नहीं मिली। इन दोनों चीजों को जरा आप बता दें। इसमें जी वाज़ेह तौर पर जो 16 महीने की कारकर्दगी है, यही तो मैंने पॉइंट आउट किया है कि हमारे जो लोग जिम्मेदार थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, वो बयानिया बना ही नहीं सके जिसमें वो ठीक जिम्मेदारी निशानदेही कर सके कि इसका कौन जिम्मेदार था जो महंगाई का फ्लड आया। आप ये देखें कि अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और हमारी हुकूमत नून लीग की बन गई, और उसके बाद जून में जो महंगाई है वो छत फाड़ के बाहर आनी शुरू हुई। तो 2 महीने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऐसा क्या किया आखिर
जिसके तहत ये महंगाई यकलख्त बढ़ गई। सही। और उसमें जो अहम बात वो ये है कि अगर आप पब्लिक व्यू पूछें तो उसमें गैलप ने 2 हफ्ते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले एक सर्वे किया था, जिसके तहत आम लोगों ने ये कहा, साइंटिफिकली ये कहा कि 62% लोगों ने कि इमरान खान को महंगाई करने की वजह से सजा दी गई है और निकाला जा रहा है। जबकि 2 हफ्ते बाद जब नो कॉन्फिडेंस वोट हो गया तो उन्होंने दोबारा सर्वे किया, तो उस सर्वे के तहत उन्होंने ये बताया कि 64% लोग जो है, यानी 2% और बढ़ गए, जिन्होंने ये बताया कि इमरान खान को सजा दी गई है महंगाई की वजह से। और 1 साल के बाद हमें ये पता चलता है कि वही सर्वे किया उसी कंपनी ने, और उन्होंने बताया कि अब 64% लोग जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिम्मेदार ठहरा रहे महंगाई के। अब आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो एक अदारा है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो जिम्मेदार है महंगाई की कंट्रोल के लिए। ये जो सूबाई मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी बताते हैं, ये सरासर झूठ है। और उस अदारे की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो अदारा है उस अदारे के अंदर जो कि ये फैसले करती है और ये पॉलिसी बनाती है। तो उनके अपने बकौल जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसमें लिखा हुआ है कि जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन स्टेट बैंक करती है मॉनेटरी साइड पे, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या लूज मॉनेटरी पॉलिसी, ज्यादातर वो इंटरेस्ट रेट से मुंसलिक होती है, लेकिन उसको बाजार की सतह तक नमूदार होते हुए 12 महीने लगते हैं फर्स्ट राउंड इफेक्ट के लिए, और उसके बाद सेकंड एंड थर्ड राउंड इफेक्ट भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है। तो इसका कहने का मकसद ये, जब पीडीएम की हुकूमत थी ही सारी 16 महीने की, तो 12 महीने पहले ये फैसले हुए थे जो कि आपको अप्रैल के यकलख्त बाद मई और जून में नजर आने शुरू हुए कि महंगाई छत फाड़ के तो ऊपर निकल गई। सही। आज भी महंगाई जो है पाकिस्तान में सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, ये पिछले हफ्ते की मैं रीडिंग आपको बता रहा हूँ जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दी है, वो 43% है। तो 43% तो हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। ये वो इंडेक्स है जो उन 51 आइटम्स की जो है जांच पड़ताल करती है महंगाई के हवाले से, जो कि रोजमर्रा की इस्तेमाल की अशिया, जिसमें आटा, दाल, दलिया, प्याज, टमाटर वगैरह ये चीजें जो है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे अपनी जमात से ये गिला था, एहसन इकबाल साहब से और मरियम औरंगजेब साहिबा से, जिनकी जिम्मेदारी थी बयानिया बनाना इकोनॉमी के हवाले से खुसूसी तौर पर, क्योंकि एहसन इकबाल साहब नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के इंचार्ज थे, हेड थे उसके, और उन्हीं का काम है प्लानिंग मिनिस्ट्री का कि वो आइंदा आने वाले सालों के लिए या आने वाले साल के लिए अंदाजा दें, अंदिया दें कि कौन सी शरह जो है कहाँ जाएगी ताकि उसका प्लान बन सके। तो इन्होंने वो ना कोई तहकीकात की, ना कोई उसका बैकग्राउंड बताया, ना ही इनको पता था फ्रेंकली। तो जब अनप्रोफेशनल और अनट्रेंड लोग को आप इन बड़े बड़े ओहदों पे लगा देंगे तो फिर ये नून लीग का कसूर नहीं था। ये जो इन्फ्लेशन हुई है आज भी जो चल रही है, ये 12 माह पहले जो कोविड के पैसे आए थे वो रजा बाकर साहब ने इमरान खान के साथ मिलके अमीर लोगों को बांट दिए थे, जो गरीबों के लिए पैसे आए थे, और इतने बांटे थे कि स्टेट बैंक ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि हमने 1.8 ट्रिलियन रुपीस का स्टिमुलस पैकेज दिया है। अब स्टिमुलस पैकेज उन्होंने ज्यादातर दिया बैंकों के जरिए, जो बैंकों के जरिए दिया तो उन लोगों को मिला कैश सस्ता, नेगेटिव मुफ्त दामों, जो कि बैंकों तक जिनकी रसाई थी। और उस पीरियड में बैंक्स ने मतलब हाईएस्ट डिविडेंड्स भी शो किए, दे मेड लॉट ऑफ प्रॉफिट। वो एक अलहदा बात है, काइंडली कंफ्यूज ना करें इशू को। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक तहकीकात हुई कि जो 628 खानदान है, बिजनेस हाउसेस हैं, जिन्होंने 400 से ज्यादा अरब रुपया एक सस्ते दामों ले लिया जो 10 साल के लिए फिक्स किया गया था उनके लिए, और उसके जरिए 3-4 अरब डॉलर की इंपोर्ट जो है, जो पहले नहीं फिक्टिशियस इंपोर्ट करवाई गई, वो जो सारा पीरियड था उसका तो किसी ने जिक्र ही नहीं किया। तो वो खामियाजा अप्रैल और मई में भुगतना शुरू हुआ पाकिस्तान ने, और फिर 12 महीने तक वो उन्होंने देखा। जब नून लीग की हुकूमत आई है तो इन्होंने तो जो मईशत बचाई है, वो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल दुरुस्त बात करते हैं, उसमें जो उन्होंने 12 महीने मेहनत की है उससे तो महंगाई कम होनी शुरू हुई है। यानी 40% से तजावज जो कर गई थी वो बिलो 30% आ गई थी, यानी 10 परसेंटेज पॉइंट्स का फर्क पड़ा था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो जो मनी सप्लाई इंक्रीज हुई थी, वो जो इंटरेस्ट रेट के जरिए लोगों को लोशे दिए गए थे, जो महंगाई बेचारी गरीब मिट गया है,
गरीब पस्त हो गया है, गरीब तबाह हो गया पाकिस्तान में। स्टेट बैंक इज रिस्पॉन्सिबल, आई एग्री, एंड द पॉलिसी मेकर्स। नहीं, इमरान खान गवर्नमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल, बट व्हाई वाज आवर पार्टी स्लीपिंग? Why was these people who were head of planning commission and information not telling the? ये तो बच्चे की जुबान पे होना चाहिए था। सही। तो ये क्यों नहीं ये बता सकते? इनकी तहकीकात कहाँ थी? इनके पास तो पूरा इकोनॉमिस्ट का स्टाफ था। तो और ये नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के खुद भी हेड थे दानियाल अजीज साहब। इन्होंने उसमें दानियाल अजीज साहब वो लूडो खेलते रहे वहां बैठ के। दानियाल अजीज साहब, आवाम जो है बेचारी, आई अंडरस्टैंड। दानियाल अजीज साहब, तो क्या बेहतर होता कि आप ये मामला टिकट लेने के बाद, इलेक्शन लड़ने के बाद आप पार्लियामेंट में बैठे होते और अपनी पार्टी का ये मौकफ तब लेके आते, तो वो ज्यादा बेहतर ना होता कि अब मतलब आपको अंदाजा नहीं था? और दूसरा ये कि कोई एक मतलब जिस तरह आपने कहा कि शहबाज शरीफ या कोई रिफ्ट थी, कोई आपकी भी सिफारिश कर रहा था कि नहीं दानियाल अजीज इज अ बेटर चॉइस? भाईजान, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन तो अब हो रहा है ना, तो लोगों ने तो सजा दे देनी थी जिसका नाम आ रहा था, तो ये बात अब करनी थी इलेक्शन से पहले, ताकि वोटर अंदाजा तो लगा सके। लेकिन ये बेचारे इतने इनकी नाकस कारकर्दगी है, इतने ये नालायक हैं कि ये नून लीग बेचारी को आग लग गई महंगाई से और ये कुछ बता ही नहीं सके। ये बैठ के देखते रहे, लूडो खेलते रहे। ये मुझे तकलीफ हुई अपनी जमात के लिए, इसलिए मैंने ये उजागर की बात। और अब मैं आपको हकीकत बता रहा हूं और मैं बताता चला जाऊंगा ताकि अवाम जो है वो ठीक फैसले कर सके और उनको सजा दे जिन्होंने ये किया। अच्छा, वैसे दानियाल, ये जो आप इस वक्त टीवी नेशनल मीडिया पे बैठकर बात कर रहे हैं, दिस वुड एक्चुअली बेनिफिट पीएमएलएन कि जी ये तो पीएमएलएन का कसूर ही नहीं था, दानियाल इज प्लीडिंग देयर केस। सो दानियाल का अपना ये उनको समझ आनी चाहिए थी और मैंने बताने की कोशिश भी की, लेकिन चूंकि हमने एक लाडला बच्चा पालना था ये पीपी 54 में, उसकी वजह से पूरे के पूरे जिले की सियासत जो है वो भौचाल में डाल दी गई और ये तमाशा बना दिया गया। ये जमात ने भी कहा कि इनको कि अगर आप 2 सीटें जीत भी जाते हैं तो आप तो एक पे ही हलफ ले सकते हैं। तो जब आप सिर्फ एक पे हलफ लेंगे, एक जो बाई इलेक्शन 3 महीने बाद होगा, तो एक सीट तो आपके जीत में भी नून लीग की हार है। सही। तो ये आप कैसी पॉलिसी बना रहे हैं? सही, बिल्कुल। ये मेरी अर्ज सुन ले यार एक मिनट। ये जो खानदान परस्त हैं, इनके पहले ही एक नेफ्यू जो है वो एमपीए इनके नीचे, दूसरा इनका कजन है, खुद ये एमएनए है। पहले अपने बेटे को जिले का चेयरमैन मेरे से मांग के बनाया इन्होंने, मैं दावे से कहता हूँ। इनको कहें कुरान उठा के कहें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और अब जो है पूरे जिले की सियासत इन्होंने तबाह कर दी। जो पुराने वर्कर हैं, जिन्होंने मेहनतें की हैं, जिन्होंने पिए काटी हैं, जिन्होंने बेचारों ने हंस के अपने करियर दाव पे लगा दी हैं, उनको ये लाडले अनोखे लाडले के लिए जो असल लाडला तो ये सही, बिल्कुल सही। मुझे इस काबिल नहीं है। बिल्कुल सही। जो मुझे अगर इजाजत दें दानियाल, सुन ले मेरी बात, अपना सवाल अपने पास रखे एक मिनट। जो इस काबिल नहीं है, ये तो एहसन इकबाल साहब ने खुद बता दिया कि वो इस काबिल नहीं है कि वो एमपीए का इलेक्शन लड़ सके, उसको पजीरा ही नहीं मिली, इसलिए उनके वालिद ने खुद आके अपनी टिकट वहां जमा करवा दी। अंदाजा करें, सही ये हालत है। चले, और नून लीग को आगे लगाया हुआ है। So, Danial Aziz stands a good chance. I understand that. Zulkarnain Tahir, अब मुझे आप बता दें कि जितनी मतलब डिलिब्रेशंस होती रही हैं पीएमएलएन के पार्लिमानी बोर्ड में, इसमें बाकायदा कोई लगा नजर आया है कि डिवीजन है, मतलब टॉप लीडरशिप में, यहाँ ये कह लें कि शहबाज शरीफ साहब के बयानिए में और मरियम नवाज के बयानिए में और मियां नवाज साहब के बयानिए में, यहाँ पे कहीं पे कोई था या बिल्कुल दे वर ऑल ऑन वन पेज? नहीं, देखें, डिवीजन डेफिनेटली इज देयर। वो हम रिपोर्ट भी करते रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बैकिंग थी शहबाज शरीफ कैंप की। शहबाज शरीफ कैंप में हमजा इज देयर, और दूसरी तरफ मरियम का पूरा आप ये कह लें एक होल्ड है। शी इज अ चीफ ऑर्गेनाइजर और वो पूरा अपना एक पूरे का पूरा ग्रुप है उसका, जो कि बैक करता है कि जी अगर इसको टिकट मिलनी है तो पूरा अपना वेट उसके पीछे फेंकते हैं। तो चूंकि अब नवाज शरीफ साहब इज बैक एयर इन पाकिस्तान अक्टूबर 21 के बाद ये हैं, तो सारे मामला देखते हैं और एंड ऑफ द डे उनका ही जो डिसीजन है वो प्रिवेल करता है। तो इसमें हमने काफी जगह देखे। अभी आप आ जाएं लाहौर में, लाहौर में जो खोखर सैफ खोखर है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी लाहौर चैप्टर। तो वो किसकी पर्ची पे है? ही इज द पर्ची ऑफ मरियम नवाज। अदरवाइज उनका एज सच अगर आप कह लें क्रीडेंशियल, उनके पर्सनालिटी इश्यूज हैं, वो उनकी पार्टी के अंदर पूरी मुखालफत है कि हमें यार लाहौर के अंदर तो कोई बंदा दें जो कि वाकई हमें रिप्रेजेंट कर सके। तो वो तो कहते हैं ये हमें रिप्रेजेंट ही नहीं करते।
तो अब टिकटों के मामले में तो आप देख लें, एक टिकट नेशनल असेंबली की उन्होंने अपने लिए ली, एक नेशनल असेंबली की टिकट लाहौर से ही अपने भाई के लिए ली, एक बेटे के लिए ली और एक भतीजा है या कि भांजा है। 4 टिकटें तो सिक्योर कर ली हैं उन्होंने स्टेट अवे। तो उसी में ही अपोजिशन थी फ्रॉम हमजा कि नहीं जी, इनको 4 टिकट्स की बजाय अगर कम से कम आप 2 दें, 2 जो वहाँ के ये जो लाहौर का आपका जोहो टाउन और रायबिन का एरिया है जहाँ से ये सारा इलेक्शन लड़ते हैं, बिल्कुल तो उनका जी को बाकी वर्कर्स को भी आप एक चीज और आज एक और डेवलपमेंट हुई। बिलावल भुट्टो सही, बिलावल भुट्टो आज चॉइस सर्वर जो साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं पंजाब के, उनसे आज उनकी मुलाकात हुई। ये क्या डेवलपमेंट्स हैं? पीपल्स पार्टी तो अभी तक, और हम सोच रहे थे कि शायद आईपीपी की तरफ भी जाएंगे लेकिन वो नहीं गए। ये क्या डेवलपमेंट्स हैं, नई डेवलपमेंट्स पंजाब में? क्या पीपल्स पार्टी वापस अपने कुछ कोई एक आध कदम जमा सकेगी? और दूसरा, बल्ले के निशान के ऊपर मैं ये दानियाल से भी पूछने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये बड़ा एक है कि क्या ये फियर है बाकी जमातों को का, या ये बाकायदा एक लीगल बैटल है? तो इस पर जुल्करनैन आप पहले कमेंट करते हैं जरा। जी देखें, चोई सरवर साहब का तो मामला ही इन्हें भी मजेदार है। पहले पीएमएल नून से पीटीआई से फिर आपके सामने ही है कि अब वो ऑफ लेट उन्होंने काफ लीग ज्वाइन किया। काफ लीग ज्वाइन करने के बाद भी उनको कोई नहीं समझ आई कि कोई मैं रेलेवेंट नहीं बन रहा, तो अब पीपल्स पार्टी का सीन देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में आके शायद कोई सिलसिला बन जाए। देखें, जो पीपल्स पार्टी इस टाइम बैंक कर रही है पंजाब में, अगर आज भी तांदलियावाला में बिलावल भुट्टो की आप स्पीच सुने तो वो साहब यही कह रहे हैं कि यूथ को कि आप अपना वोट जाया मत कीजिएगा। अगर जिसको आप वोट देना चाह रहे हैं तो इशारा यही था कि पीटीआई को देंगे तो वो वोट जाया होगा, आप मुझे वोट दें, मैं इलेक्ट होके आऊंगा और मैं आई विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर इंटरेस्ट को मैं लुक आफ्टर करूंगा। तो पीपल्स पार्टी ये होप कर रही है कि जो पीटीआई का वोटर है वो नफरत करता है पीएमएल नून के साथ। पोलराइजेशन आपके सामने बहुत क्लियर है। तो वो कह रहे हैं कि जो एक तरह का एनवायरनमेंट मिला हुआ है पीटीआई को, आगे चल के इनको सिंबल मिल पाता है नहीं मिल पाता, किस तरह से ये कॉन्टेस्ट करेंगे, इनके लिए इतना मुश्किल सीन बना हुआ है। तो इनका वोटर नून की नफरत में हमें वोट दे देगा। ये सारा जो मेहनत कर रहे हैं ये सिर्फ 1 पॉइंट के ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि इस टाइम इट्स द राइट टाइम कि कैश किया जाए ये सारी सिचुएशन को। तो ये है पीपल्स पार्टी। और अदरवाइज इस एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी गुड मूव कि वो NA 127 मेन टाउनशिप का इलाका आता है, वहां पे ऑलरेडी पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था जिसमें कुछ शायद 30,000 बाईपोल में इन्होंने वोट लिया था। तो आई थिंक वहाँ ये 10 दिन से तो पहले लगे हुए हैं, फुल टाइम कैंपेन कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इससे बेटर कि इनका डिसीजन भी अच्छा है कि मैं लाहौर से लड़ूं और बाकी पार्टी जरा पीछे खड़ी हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये पीटीआई का फैक्टर ये कैश करने के चक्कर में है। और जहां तक आपने पूछा उसका कि बल्ले का अगर इनको निशान तो नहीं मिलता तो देखें मुश्किल तो इनके लिए होगी, फिर इनको ये किसी और पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे जाएंगे। मे बी जिस तरह पहले खबरें भी चली हैं कि शेख रशीद की कलम दुआत अवामी मुस्लिम लीग का सिंबल ले लें या किसी और पार्टी की तरफ जाएं, या आखिर पे तो इंडिपेंडेंट तो हैं ही हैं, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनके 1 से ज्यादा उम्मीदवारों के जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। तो और पीटीआई ने इस चीज को अपने तौर पे इस तरह लिया हुआ है कि हमें आप बिल्कुल इजाजत ना दें, नेवर माइंड, हम सोशल मीडिया पे सारी अपनी कैंपेन कर लेंगे, एंड विच इट इज ऑलरेडी डूइंग इट। तो ये सीन है। और दूसरी पार्टी और नून को देखें, नून को तो परेशानी है। आज भी राना सनाउल्लाह का जो अभी लेटेस्ट है कि जी अगर आपने इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन मानना है तो आप ऐसा करें, बाकी सब पार्टीज को भी ये कह दें, ऑफिशियली कह दें कि आइंदा से इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बस ठीक है, इसी चीज को फॉलो। मतलब वो काफी परेशान है और नून यही चाहती है किसी तरह से पीटीआई जो है वो जितनी और फर्दर मार्जिनलाइज्ड हो जाए तो उसके लिए बेटर है। और क्योंकि 16 माह का आपने ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, जो पीडीएम की गवर्नमेंट डिजास्टर था वो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और इसी वजह से अपनी सारी पॉपुलैरिटी भी लूज की है इन्होंने पंजाब में, एंड दैट इज ए क्वाइट ऑब्वियस फैक्टर ना, एंड फैक्टर एंड फैक्ट। सही।
तो जो अब कल एंटरटेन कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने, और अगर क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि इसमें तब्दीली करके लेके आए, रजिस्ट्रार ने उस पर ऑब्जेक्शंस लगाए, फिर वो अब दोबारा एक्सेप्ट भी हो गई। अब बल्ले का निशान, लेट्स सपोज कि अगर जिस तरह आपने कहा कि ऑप्शंस हैं, वो कलम दवात है, फिर वो मौलाना शिरानी साहब की पार्टी जो JUIS है, मेरे ख्याल में समीउल हक ग्रुप, उसका भी निशान के ऊपर बात हो रही है, लेकिन कंफ्यूजन तो हो जाएगी ना। मतलब हमारी जो शरह ख्वानगी है वो निशान पे जरा ज्यादा तवज्जो देती है नाम की निस्बत। जी जमीर साहब, देखें, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बड़ा केस होगा, बड़ा ही एक तरह का आप ये कह लें कि डिसीजन ये बड़ा होगा कि अगर PTI को बल्ले से महरूम करती है सुप्रीम कोर्ट, तो आपके सामने है काजी फैज ईसा साहब, चीफ जस्टिस जो हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एवरी नाउ एंड देन रेफरेंस देते हैं और डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने की बात करते हैं, और तो जो मुजाहिर ऑन द फेस ऑफ दैट तो मुश्किल लगता है कि सुप्रीम कोर्ट डिप्राइव करेगी और इलेक्शन कमीशन की जो प्ली है उसको एक्सेप्ट करके बल्ले से इसको महरूम कर देगी, ये मुश्किल लग रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आप कह लें कुछ भी प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता, और स्पेशली जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस हैं इसमें तो हम आपके सामने ही है, अभी 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया है, और बिल्कुल एजाजुल एहसन साहब का तो एक तरह का आउट ऑफ ब्लू था, उसमें इन ए वे नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट, क्योंकि कोई रेफरेंस भी नहीं चल रहा। मुजाहिर नकवी साहब के हवाले से तो रेफरेंस भी चल रहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो और जिस तरह के चीजें एंटीसिपेट की जा रही थी, तो उनका रेजिग्नेशन भी एंटीसिपेट किया जा रहा था इन दैट वे। तो ये आज की एक धमाकेदार खबर थी एजाजुल एहसन साहब के हवाले से। वो आपके अगले चीफ जस्टिस भी बनना था उन्होंने अक्टूबर में, लेकिन अब तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इसलिए वो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि कल क्या डिसीजन इस पे सुप्रीम कोर्ट कर दे, फिंगर क्रॉस्ड, यू नेवर नो। लेकिन फिर भी मैं फिर जैसे आपको बता रहा हूं कि इवन PTI से आप बल्ला ले लेंगे, वो तो है ही है, लेकिन अब जो कहा जा रहा है, हाँ, एक चार्जशीट भी बनाई जा रही है कि जो रिजाइन कर रहे हैं एक्चुअली दे वर इन थिक वाटर, थिक सूप, और जिसकी वजह से अब वो अब निकलना चाह रहे हैं, इजी एग्जिट है। लेकिन अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या बनता है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शायद एजाजुल एहसन साहब के हवाले से भी कोई जो है वो रेफरेंस बन रहा था जुडिशल कमीशन में जाने के लिए, वो भी मामला हैं। अब एक और ओवरऑल जनरल सिनारियो जो है बाकी जमातों के साथ, सीट एडजस्टमेंट, PMLN मजीद कितनी और सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है? क्विकली अगर आप मुझे जुल्करनैन बता दें। हाँ जी, मैं आपको बिल्कुल इसका पिक्चर, आज तो काफी पिक्चर क्लियर हो गई। देखें, PML नून आज विन विन सिचुएशन में है। PML नून ने ऑलमोस्ट अपनी पंजाब की लाहौर को छोड़ के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अपने कैंडिडेट हैं प्रोविंशियल और नेशनल के लिए अनाउंस कर दिए हैं, और उन्होंने तकरीबन 15 से 17 सीटें जो नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली की वो छोड़ी हैं फॉर IPP, और 4 छोड़ी हैं PMLQ के लिए। अब ये देखें कि ये IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ऑफ जहांगीर खान तरीन जो स्टार्ट हुई थी कि हमने 100 के करीब इनसे सीट एडजस्टमेंट करनी है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली की, सिर्फ पंजाब की हद तक, तो 100 से कहां आती वो 16-17 के ऊपर आ गए हैं वो लोग, और 7 इसमें सिर्फ नेशनल असेंबली की हैं, और 7 आप ये देखें जो सारी मेन लीडरशिप जो इनकी है उनमें से शायद 1/3 भी ओब्लाइज नहीं हुई। इनके पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन को, जो उनका होम टाउन लोधरा से, उधर इन्होंने सीट नहीं दी, वो सदीक बलोच को दे दी है। उन्होंने कहा नहीं जनाब, आपको हम मुल्तान में एडजस्ट करेंगे। अब मुल्तान की तो वैसे ही मतलब वो, हाँ जी, मुल्तान में तो अगर ये कॉन्टेस्ट करते हैं तो अगर PML नून का वर्कर इनकी सपोर्ट में नहीं निकलता और सपोर्टर भी नहीं निकलता तो ये वुड बी इन हॉट वाटर्स। अलीम खान का आप ले लें लाहौर में 117 के ऊपर, क्योंकि ये ऑलरेडी जिस पे काम कर रहे थे और अच्छे खासी इन्होंने कैंपेन कर ली थी, वो 119 था, बट मरियम नवाज हैज रिफ्यूज टू वेकेट दैट सीट फॉर मिस्टर अलीम। तो वो उन्होंने कहा जी आप जाएं, इसको छोड़ के शादरा वाली साइड पे जाएं, थोड़ा सुपर्ब्स में ऑफ लाहौर 170। इसी तरह बाकी ओन चौधरी को दे रहे हैं। एक विदिन मतलब रोहेल असगर और अयाज सादिक वाला भी मामला है। उसी वजह से अभी तक लाहौर
की जो लेट नाइट इन्होंने कहा है कि जी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी हम निकाल देंगे, और ये रुहेल अस्कर वाला और याद सादिक वाला जो मामला है, इसी वजह से ये हम बिल्कुल आखिर पे कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट मिनट इसमें जो है सजेशंस या काउंसलिंग चल रही है, और इवेंचुअली रुहेल अस्कर साहब को ही ये टिकट देंगे, क्योंकि उनको ये ऑफर कर रहे हैं चेयरमैन सेनेट की सरदार याद सादिक को। सिमिलरली याद सादिक साहब को बिल्कुल पहले भी ये चल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। हाँ जी, बिल्कुल मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जुल्करनैन ताहिर, दानियाल अजीज, आप दोनों का शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।